आज हम लोगों का चैप्टर, जो नया चैप्टर है वह है आवर्त सारणी। सबसे पहले हम ये पढ़ें कि आवर्त सारणी पढ़ने की हमको क्या ज़रूरत पड़ी, ये आवर्त सारणी आया कहाँ से, इन सभी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह यह कि केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है यह एक बहुत बड़ा खजाना है, समझ रहे हैं। और इस खजाना में यदि आप इन करना चाहते हैं तो उसका मेन गेट है आवर्त सारणी, ये चैप्टर। यदि इस चैप्टर को ढंग से समझ लें तो आप केमिस्ट्री में इन कर जाएंगे। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अभी तक कुल कितने एलिमेंट का खोज किया जा चुका है, 118 का। और इस 118 एलिमेंट के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। एक एक एलिमेंट पर काम होगा। तो 118 एलिमेंट से सब चीज़ बना है, और सबको यदि हम एक एक करके समझ लें तो आगे की केमिस्ट्री को समझना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। इसीलिए यह पूरा का पूरा एकदम मेन गेट है, मेन डोर है ये। मेन डोर नहीं, मेन गेट है ये। मेन, अच्छा, डोर और गेट में अंतर होता है, आप समझते हैं ये सब बात, इंग्लिश का ये टर्म है। डोर का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब क्या होता है। डोर का मतलब होता है ये जो आप रूम में रहते हैं या घर में रहते हैं उसका दरवाज़ा है। और पूरे घर का जो मेन गेट होता है, जो चारदीवारी के बगल में जो गेट लगा होता है उसको हम लोग गेट कहते हैं। डोर और गेट दोनों में अंतर होता है इंग्लिश में। खैर, वही बात हम यहाँ समझा रहे थे कि ये डोर नहीं है, ये पूरा का पूरा मेन गेट है। कौन चीज़, ये चैप्टर आवर्त सारणी। अब ध्यान से सुनिए, आज तक 118 एलिमेंट का खोज किया जा चुका है। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका गुण दूसरे से मिलता होगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपका गुण दूसरे से किससे मिलता है, तो जनरली वह आपके बगल वाले लोग होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ने वाले लोगों की दोस्ती पढ़ने वालों के साथ होती है। लड़ाई झगड़ा करने वाला जो लुच्चा वैरायटी होता है उसका दोस्ती उसी के टाइप के साथ होता है। चोर पकेटमार जो होगा उस सब का दोस्ती चोर पकेटमार से होता है। तो जिस नेचर के आप रहेंगे आपकी दोस्ती भी उसी नेचर के लोगों से हो जाएगी। और यदि जिस नेचर के आप हैं और उस नेचर के लोगों से यदि दोस्ती आपकी नहीं हुई है तो दोस्ती होने के बाद आपकी नेचर उसी के जैसी हो जाएगी या फिर वो आपके जैसा हो जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ ग्रुप का गुण एक जैसा है, कुछ ग्रुप का गुण एक जैसा है, कुछ ग्रुप का गुण एक जैसा है। तो अभी तक जो नेचर में 118 तत्व खोजा गया है, इस 118 तत्व पर जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये अध्ययन एक एक करके अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये समस्या आज नहीं आ रहा है, ये समस्या बहुत पहले आ रहा था जब एलिमेंट का खोज किया गया था और उस पर काम चल रहा था। तो लोगों ने क्या सोचा, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक सारणी का निर्माण करें, जिस सारणी में हम ये कोशिश करें कि उस सारे एलिमेंट को हम एक साथ एक ग्रुप में रखें, एक समूह में रखें जिसका गुण आपस में मिलता जुलता हो। बस यही इसी बात से ये आवर्त सारणी का बनना स्टार्ट हो गया। शुरू में लोगों ने बनाया तो कुछ का गुण मिला, कुछ का नहीं मिला, लेकिन मेन काम इस पर किया था मेंडलीफ ने। ये सब आप अंडर 10 पढ़े होंगे, और जो आप अंडर 10 पढ़े हैं उसी को बस 5 मिनट में हम थोड़ा मेमोराइज करा रहे हैं आपको, फिर हम अपने लेवल पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रयास तो बहुत लोग किए, लेकिन सफल प्रयास किन्होंने किया पता है, मेंडलीफ ने। सबसे पहले मेंडलीफ ने ही आधुनिक आवर्त सारणी का एक रूपरेखा तैयार किया। लेकिन आवर्त सारणी बनाने के बाद भी बहुत सारी कमियां रह गई, जिसके कारण मेंडलीफ के आवर्त सारणी में इतना डिफेक्ट आ गया कि नया आवर्त सारणी फिर से बनाना पड़ा। और आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है, मौसले। पता है आपको, उनकी मृत्यु मात्र 28 साल के एज में हो गई थी। 28 साल के एज में मर गए वो।
और उतने में ऐसा काम कर गए कि लगातार अब हम लोग काम कर किए जा रहे हैं और अभी कितना दिन तक ये आवर्त सारणी चलता रहेगा। हमको नहीं लगता है कि अभी आसपास कोई दूसरा आवर्त सारणी आने वाला भी है, क्योंकि ये बड़ा बढ़िया परफेक्ट तरीके से बनाया गया। कुछ ही कमी है इसमें, नहीं तो बाद बाकी ओवरऑल बहुत ढंग का है ये टेबल, जहाँ पर हमको ये अध्ययन करना बेहद आसान हो जाता है कि किस एलिमेंट का गुण किससे मिलता जुलता है। क्या चल रहा है? ये सब गलती मत किया करो, जब पढ़ा रहे हो तो मुंह एकदम नहीं खोलना है। तो आवर्त सारणी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ में आया। आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? मोसले। याद रखिएगा इस बात को। अब आगे की बात सुनो। अब हम तुमको थोड़ा ये समझा दें कि आखिर कैसे किसी एक तत्व का गुण दूसरे तत्वों के गुण से आपस में मिलता है, कैसे वो समान हो जाता है। क्योंकि समान गुण वाले को ही एक साथ रखने के लिए आवर्त सारणी बनाया गया, तो हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये गुण मिल कैसे जाता है। तो आप एक दो एग्जाम्पल देखिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। और आपको पता है ये सब एक ही वर्ग के तत्व हैं, यह सब एक ही ग्रुप का तत्व है, एक समूह का ये सब तत्व है। और देखो इसका गुण आपस में मिलता है, और कैसे मिलता है यह भी देखो। इसका ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आएगा 2 और 1। बोले हाँ या ना? इसका कितना आएगा? 2 8 1। और इसका कितना आएगा? 2 8 8 1। इसी में यदि तुम रूबिडियम लिखोगे जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है, तो यहाँ भी आपको इसी तरह से आ जाएगा 2 8 18 18 2 20 8 28 8 36 और 1, ये आएगा। जब आप लिखोगे तो आपको याद है, गिन लो 8 2 10 18 28 28 8 36 और 1 37। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो अष्टक पूरा हो जाएगा, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो अष्टक पूरा हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो अष्टक पूरा हो जाएगा, और ये डेट पूरा करता है, ये भी कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 1। यानी सब एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, बना देगा Li+, ये बना देगा Na+, ये बना देगा K+, ये बना देगा Rb+। तो ये सब वैसा एलिमेंट नहीं है जिस सब का वैलेंसी 1 होगा। क्या एक गुण मिला कि नहीं, कि सब का वैलेंसी आपस में समान आया ना जी। अब यदि Cl के साथ ये जुड़े तो ये बना देगा LiCl, ये बना देगा NaCl, ये बना देगा KCl, ये बना देगा RbCl। एक तरह के सॉल्ट का भी निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से इस सब तत्व का गुण आपस में क्या है? एक जैसा है, मिलता जुलता है। इसी में यदि कोई तीसरा अन्य तत्व तुम ले लो, जैसे अल्युमिनियम, इस समूह का ये तत्व नहीं है, तो इसका तुम एटॉमिक नंबर लिख के देखो। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। ये होता है 2 8 3। ये अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अल्युमिनियम पर चार्ज कैसा आएगा? +3। और ये जब अल्युमिनियम के साथ क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बना देगा AlCl3। अब बताइए ये एक डिफरेंट बात हो गई कि नहीं? इसका संयोजकता बदल गया, क्लोरीन के साथ कितनी संख्या में ये जुड़ेगा वो बदल गया। इसका मतलब अल्युमिनियम का गुण इस सब के जैसा नहीं है, तो फिर इसके समूह में जो होगा उसका गुण इसके जैसा होगा। तो इसीलिए अब जब एक समूह में सब एक ही तरह के गुण रखने वाले तत्वों को जब एक समूह में रखा गया, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम यदि एक के बारे में डिटेल में जान लें तो बाकी सब के बारे में डिटेल में हमको अपने आप पता चल जाता है। अब आपको ये समझ में आया कि हमें आवर्त सारणी की ज़रूरत क्यों है? ये बात समझ रहे हैं? वर्ग 18 में तुम लोग पढ़ा होगा सारा का सारा अक्रिय गैस। यदि यही अक्रिय गैस बीच बीच में कहीं घुसा होता आवर्त सारणी में, क्या बताइए पढ़ने में समस्या होती या नहीं? तो इसी समस्या का समाधान है आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी को पढ़ने के तुरंत बाद हम ये समझ जाते हैं कि किसका गुण किसके जैसा है
और एक का पता चले तो बाकी का भी अपने आप पता चलने लगता है। क्या कोई दिक्कत है? उम्मीद करते हैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें आवर्त सारणी की क्या ज़रूरत है। क्लियर है? तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आवर्त सारणी की हम ज़रूरत समझे, ये आवर्त सारणी है क्या? व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी की परिभाषा क्या है? तो आवर्त सारणी की एक सिंपल सी परिभाषा है कि जब हम सभी तत्वों को सारणी में सजाते हैं, क्रमबद्ध सारणीबद्ध कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। और ये इस प्रकार सारणीबद्ध किया जाता है कि उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। क्या कुछ समझ गए आप? तत्वों का हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अभी तक प्रकृति में जितने तत्वों का खोज हुआ है उसका सारणीबद्ध क्रम आवर्त सारणी कहलाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब लिखना शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम लिख दीजिए आप, आवर्त सारणी। लिखेंगे अभी तक, लिखिए अभी तक प्रकृति में, अभी तक प्रकृति में जितने तत्वों का खोज हुआ है, अभी तक प्रकृति में जितने तत्वों का खोज हुआ है उसका सारणीबद्ध क्रम, उसका सारणीबद्ध क्रम, उसका सारणीबद्ध क्रम आवर्त सारणी कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इस तत्वों की सारणी, इस तत्वों की सारणी इस प्रकार बनाया गया है ताकि उसका अध्ययन, ताकि उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके, ताकि उसका अध्ययन आसानी से किया जा सके। हो गया? लिख लिए? नीचे एरो दीजिए और लिखिए प्रकृति में अभी तक, प्रकृति में अभी तक 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है। प्रकृति में अभी तक 118 तत्वों का खोज किया जा चुका है। बोलिए, कोई परेशानी है? अब सुनो, 118 एलिमेंट का हम एक टेबल बनाएंगे। तो जब हम टेबल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ तत्व है, जैसे A B C D E F G H, ये सब हमारे पास तत्व है, और हम इसको एक सारणी बनाएंगे। तो सारणी का मतलब होता है टेबल। अब जब हम ये टेबल बनाएंगे तो ये इस तरह से कुछ टेबल बनेगा। अब वो टेबल आवर्त सारणी कैसा है उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो इस टेबल में दो चीज़ हमको मिलेगा।
एक ये कॉलम जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे, और ये एक हॉरिजेंटल लाइन जब हम बाएं से दाएं जाएं या दाएं से बाएं आएं। किसी भी सारणी की दो मुख्य चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार आवर्त सारणी की भी दो मुख्य चीज़ें हैं, और ये नाम आपको सुनने के लिए खूब मिलता होगा। एक को कहा जाता है वर्ग और एक को कहा जाता है आवर्त। सुने हैं आप? जब आवर्त सारणी में तत्वों का क्षैतिज पंक्ति आप देखते हैं तो उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्ति का मतलब होता है धरती के पैरेलल जो होता है, और धरती के जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या फिर वर्टिकल बोल सकते हैं, लंबवत। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। तो ऐसे जब चलेंगे तो ये कहलाएगा वर्ग, और ऐसे जब चलेंगे धरती के समानांतर तो ये क्या कहलाएगा? आवर्त। ये दो बात बेहद इम्पोर्टेंट और बार बार आने वाला टर्म है ये, एक आवर्त और दूसरा वर्ग। अब यदि आपसे कोई पूछे कि आवर्त क्या है और वर्ग क्या है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, पहले आप हमसे सुन लीजिए। हम जब आवर्त सारणी बनाएंगे तो तत्वों का ही ना सारणी बनाएंगे। तो आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो लंबवत लाइन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। और क्षैतिज लाइन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अब हम दो टर्म हेडिंग डालेंगे स्टार लगा के, वर्ग तथा आवर्त। खूब सुनने के लिए मिलता है। अंडर 10 आप ये पढ़ चुके हैं कि आवर्त सारणी का शुरुआत कहाँ से हुआ था, कौन सबसे पहले शुरू किए, उसमें गलती क्या था, बहुत बात। तो इस लेवल पर आपको वो सब ज़्यादा समझना नहीं है, वो सब आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। आपको जो सही चीज़ है अभी आज के डेट में जो चल रहा है और जो आपका सिलेबस है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। हम अब 9-10 के उस सब चीज़ को मेंडलीफ वगैरह का क्या दोष था, क्या था, वो सब आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए हम उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हेडिंग इंग्लिश में भी डाल देंगे, ग्रुप एंड पीरियड। वर्ग तथा आवर्त, ग्रुप एंड पीरियड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको? वर्ग को। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए वर्ग। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ग्रुप। एरो दीजिए और लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, क्यों बात कर रही है रे आगे में बैठ के? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के लंबवत कतार, तत्वों के लंबवत कतार को वर्ग कहा जाता है। लंबवत कतार को वर्ग कहा जाता है। मतलब वर्ग जब भी देखना होगा तो इस तरह से देखेंगे हम लोग। यही ना हुआ लंबवत कतार, यही हुआ वर्ग। और पता है ऐसा ऐसा कैसा कितना कतार है आधुनिक आवर्त सारणी में? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है। लिखेंगे नीचे रो देके। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 है। यानी ऐसा ऐसा तुमको कितना कतार मिलेगा? 18। स्टार लगाएंगे और लिखेंगे आवर्त।
एरो दीजिए और डिफाइन कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के क्षैतिज पंक्ति या पंक्तियों को, तत्वों के क्षैतिज पंक्तियों को, जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। यानी जब जब आपको आवर्त कहा जाए तो आप किस तरह से देखेंगे? ऐसे, क्षैतिज, धरती के समानांतर। यही हुआ ना क्षैतिज लाइन, क्षैतिज पंक्ति। और पता है तुमको कि ऐसा ऐसा कितना क्षैतिज पंक्ति है इसमें? एक्चुअल में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है, यानी कुल 18 वर्ग और 7 आवर्त। लिखेंगे नीचे रो देखे। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या, कुल आवर्त की संख्या 7 है। 7 है। क्या सबको समझ में आ रहा है बात? यदि हम किसी आवर्त सारणी का, अभी हम आधुनिक आवर्त सारणी का यदि निर्माण करेंगे तो हमको कुल कितना वर्ग बनाना पड़ेगा? इस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसा ऐसा हमको क्या को बनाना पड़ेगा? 18। और ऐसा ऐसा कितना बनाना पड़ेगा? 7। यही कहलाएगा वर्ग और ये कहलाएगा आवर्त। लेकिन सब का सब भरा हुआ नहीं है, सब का सब भरा हुआ नहीं है, कुछ खाली भी है। तो कौन कैसे अरेंज है, जब पूरा पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। तो जब पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अब आप एगो सिंपल सा बात बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे हम करते हैं। यहाँ इस क्लासरूम में अभी कोई आवर्त सारणी लगा हुआ नहीं है, यानी हम सक्षम नहीं हैं कि हम कहीं पर देख सकें आवर्त सारणी को। और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि कैडमियम, कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 होता है, यह किस आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में होगा और इसकी आवर्त संख्या क्या होगी? तो क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? बोलिए। अच्छा, हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है? पहला वर्ग का तत्व। चूँकि हाइड्रोजन पहला है, तुम सब जानते हो कि एकदम बेचारा एकदम कोना में रहता है, पहला वर्ग और आवर्त भी पहला। लेकिन बीच वाला यदि कोई पूछ दिया जाए, जैसे सिल्वर, सिल्वर किस आवर्त का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, क्या आप ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। एक्चुअल में आप एक आध को बता दीजिएगा, टक्कर पचे भूत खिलाइए, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रॉपर आपको पता नहीं है इसका। हाँ बताइए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ग्रुप होगा। ये तो वैलेंसी की बात होगी। नहीं, वैलेंसी भी उतना नहीं होता है। ऐसा आप पढ़े हैं, आप जो आंसर देने का प्रयास किए हैं वो तारीफ़ काबिल है, लेकिन आप अधूरा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। अभी आप पूरा नहीं जान रहे, या फिर आपको सर बताए होंगे, ऐसा नहीं कि बताए नहीं होंगे अंडर 10, लेकिन आपको वो याद नहीं है पूरा का पूरा। एक्चुअल में जो हम पूछना चाह रहे हैं आप वो बात बता ही नहीं रहे हैं, आप दूसरा बात बताने लगे। हम ये पूछ रहे हैं कि हमको जानना है कि एटॉमिक नंबर 98 जिसका होता है वह किस आवर्त का तत्व है और किस वर्ग का तत्व है, और वह भी बिना आवर्त सारणी देखे हमको ज्ञात करना। क्या आप ये पता कर सकते हैं? हम वैलेंसी और उस सब की बात बाद में करेंगे, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है ये सब बाद में करेंगे बात। हम अभी सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये आप बताने में सक्षम हैं कि मरकरी किस आवर्त का तत्व है और किस वर्ग का तत्व है? बैठ जाइए आप अभी इसमें सक्षम नहीं हैं। एक्चुअल में अंडर 10 आपको ये बताया ही नहीं जाता है। हम आपको बार बार इसलिए ये बोल रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए कि जो चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं वह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
अब हम एक ऐसा थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारे सामने में आवर्त सारणी रहेगा भी नहीं, और हम 1 से लेकर 118 तक के किसी भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बिल्कुल चुटकी में निकाल सकते हैं। और ज़रा सोचिए कि यदि आप एटॉमिक नंबर 50 वाले का निकाल सकते हैं, 40 वाले का निकाल सकते हैं कि उसका आवर्त संख्या वर्ग संख्या क्या है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप पूरे टेबल का निर्माण बिना आवर्त सारणी के देखे कर सकते हैं? बोलिए हाँ या ना। आप किसी भी एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का आवर्त संख्या और वर्ग संख्या निकाल लेते हैं, यदि आप इसमें यदि सक्षम हो जाते हैं, कुछ ऐसा थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आप इसमें सक्षम हो जाते हैं कि बिना आवर्त सारणी देखे पूरे आवर्त सारणी का आप निर्माण कर सकते हैं। जो आवर्त सारणी आपको याद नहीं रहता है, उस एक थ्योरी से पूरा का पूरा आवर्त सारणी आप खुद बना सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी तत्वों का आवर्त और वर्ग संख्या निकालना, या कैसे निकाला जाता है। समझ गए? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। लिखेंगे किसी तत्व का वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्या कैसे निकाला जाता है। किसी तत्व का वर्ग संख्या तथा आवर्त संख्या कैसे निकाला जाता है। यह एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये एक हेडिंग नहीं हुआ, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश में भी लिख लो, इंग्लिश में लिख लेना हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। और देखो, तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत भीड़ का काम है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? तुमको लग रहा होगा कि 118 एलिमेंट है, क्या हम सबका वर्ग संख्या और आवर्त संख्या निकाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं है, इसके लिए बस 3 लाइन का 3 गो रूल है। और वो 3 रूल यदि आप समझ जाते हैं तो इस काम को करने में बिल्कुल आप सक्षम हैं, और एक भी गलती आपसे नहीं होगा, और एकदम आसान भी है। लेकिन इसको आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब आपको इसका देखना हो तो उसके लिए सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एकदम बढ़िया से आना चाहिए। अरे वही 1s2 2s2 2p6 इस तरह का कन्फिग्रेशन बढ़िया से आना चाहिए, तो परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आपको परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए पीछे का लेक्चर ज़रूरी है।